Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to begin a new series for class 10th NCERT Polity. And today we will be beginning with the first unit, that is the power sharing. So before we continue, here is a small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures or asking your doubts or queries related to my lectures, you can join my Telegram channel and you will be getting Telegram link फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी का, जिसमें आज हम लोग पहला यूनिट चालू करेंगे, दैट इज द पावर शेयरिंग। जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके लिए हम लोग दो कंट्री के स्टोरीज को समझेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे पावर शेयरिंग अगर ना था, कि एक कंट्री में पावर शेयरिंग हुआ तो क्या बेनिफिट्स हुए, और एक कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं हुआ डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आए। इन सबको समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे यहाँ या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। अगर आपसे बात करती हूँ दो स्टोरी की, फर्स्ट इज बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका, तो आप इन दोनों स्टोरी को कंपेयर कीजिएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं बेल्जियम का एग्जांपल लेती हूँ तो हमें पता है कि बेल्जियम जो इट इज़ अ स्मॉल कंट्री, और कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कंटिनेंट में, इट इज़ लोकेटेड इन द यूरोप। एंड इसकी जो साइज, इसकी जो एरिया है, दैट इज ऑलमोस्ट स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मीन्स हमारा जो स्टेट हरियाणा है उससे भी इसकी एरिया छोटी है बेल्जियम की। ये कौन कौन से अदर कंट्री हैं जिनसे बॉर्डर इसका टच करता है, दैट इज द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब बात आता है कि आखिर यहाँ पे इशू क्या क्या आया। तो वहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हरियाणा के पॉपुलेशन से भी कम थी। मीन्स वहाँ का एरिया भी हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन एरिया हमारे हरियाणा के एरिया से कम था। वहाँ का पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ, हमारा स्टेट जो हरियाणा है उससे कम था। बट पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन जो था बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। इट मीन्स क्या कि वहाँ पे जो लोग रहते थे अलग अलग रीजन से आते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, एंड दैट्स वाई यही कारण हुआ कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वहाँ पे, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई बाद में। तो वहाँ की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि लोग कैसे रहते थे, तो ऑलमोस्ट जो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और वो बोलते कौन से लैंग्वेज थे, डच बोलते थे। दे वर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन एंड दे वर स्पीकिंग डच लैंग्वेजेस। बाकी जो 40% बचते थे वो वलेनिया रीजन में रहते थे, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और बाकी जो 1% बचे, मीन्स 59-40, इट मीन्स आपका 1% बचा, तो 1% जो थे वो जर्मन बोलते थे और बेल्जियंस में रहते थे। और उनका जो कैपिटल है दैट इज द ब्रसेल्स। वहाँ पे पता चलता है कि कैपिटल सिटी में, मीन्स हमारे बेल्जियम के कैपिटल सिटी में 80% लोग जो थे फ्रेंच बोलते थे, और बाकी जो 20% जो थे वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपुल थे। तो कैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो बहुत ही रिच और पावरफुल थी। तो माइनॉरिटी में होने की वजह से सो दे गॉट मोर बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा था इकोनॉमिक सेंस में, और उन्हें उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उनके एजुकेशन के लिए, सो दैट क्रिएट अ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग पीपल एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और यू कैन से कम्युनिटी। और ये टाइम कौन सा था, इन बिटवीन द 1950 टू 1960। जैसे अगर यहाँ पे आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो ब्रसल है दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, तो ये छोटा सा एरिया है। बाकी जो आपका बचता है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया में रह रहे हैं, वैसे अब जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो भी रह रहे हैं। मीन्स आप यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं कि 40 मीन्स डच स्पीकिंग कितने हैं, या फिर जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने हैं, और जर्मन स्पीकिंग जो है वो बहुत ही कम है, इट मीन्स 1% लोग हैं। तो उनकी वजह से जब एक को बेनिफिट मिल रहा है दूसरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे स्वाभाविक बात है कि टेंशन क्रिएट होगा। मान लो अगर इंडिया में कोई स्टेट है, या अगर हम दो भाई बहन हैं, तो दो भाई बहन अगर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, तो उन दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एक को नहीं, तो होता है कि दोनों भाई बहन, जो दोनों भाई होते हैं उनके बीच में झगड़ा होता है। तो सेम आप सोच सकते हैं जो यहाँ पे आपका है बेल्जियम में, यहाँ पे भी वही होता है। तो ये आपको पहला स्टोरी है। इसका कंक्लूजन क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगी कि आखिर गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ली। अब दूसरी स्टोरी समझते हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हमें पता है कि श्रीलंका जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ये
आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हरियाणा के पॉपुलेशन के आसपास है। इट मीन्स 2 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है और उसकी साइज भी ऑलमोस्ट हरियाणा के आसपास है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन था। मीन्स कुछ लोग जो थे वो तमिल, मीन्स बोल सकते हैं कुछ लोग जो थे ऑलरेडी तमिल, श्रीलंकन तमिल्स थे, और कुछ लोग जो थे वो सिंघाला कम्युनिटी के बिलोंग करते थे। एंड दैट्स वाई डाइवर्स पॉपुलेशन के वजह से यहाँ पे क्या आया कि कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे बात करें कि कितने लोग सिंघाला स्पीकर्स थे, मीन्स जो सिंघाला स्पीकर्स थे ऑलमोस्ट 74% थे, एंड जो तमिल स्पीकर्स थे वहाँ पे श्रीलंका में वो 18% थे। तमिल्स जो थे वहाँ पे वो तमिल भी 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक तो वो जो इंडिया से आए थे और दूसरे वो जो ऑलरेडी तमिलनाडु जो श्रीलंका में पहले ही रहते थे। तो फर्स्ट वॉज तमिल, इंडियन तमिल्स, एंड सेकेंड वॉज द श्रीलंकन तमिल्स। सो व्हाट हैपेंस कि जो श्रीलंका था वहाँ पे सिंघाला कम्युनिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा में थी, उनकी मात्रा, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी इंजॉय करते थे। उनके जो भी राइट्स होते थे, चाहे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते थे, उनके फेवर में होता था। दैट्स वाई दे एंजॉयड मोर प्रॉफिट। उनको बहुत चीज़, चाहे पॉलिटिकल में बात करें या इकोनॉमिक या किसी भी सेंस में, उनको हर तरफ से बेनिफिट मिलता था, या पूरी कंट्री, इंटायर कंट्री में उनके विल और उनके फेवर में सारे डिसीजंस लिए जाते थे। सो दैट वाज द स्टोरी, और इसकी वजह से भी एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया हमारे श्रीलंका में। तो अगर मैं बात करती हूँ कि पहला जो हमारा स्टोरी था दैट वाज द बेल्जियम। बेल्जियम में जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, तो हुआ क्या कि जब 1950-1960 के आसपास में बेल्जियम में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है इन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, तो बेल्जियम गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ही अच्छे से उन दोनों कम्युनिटी को हैंडल करती है। वो क्या करती है, इन बिटवीन 1970 टू 1993 जो बेल्जियम लीडर्स होते हैं या बेल्जियम गवर्नमेंट होती है वो सारे मिलके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं 4 टाइम्स, और उसके बाद से एक नया मॉडल लेके आते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे कौन कौन से नया मॉडल्स लाए और क्या क्या चेंजेस आए, तो फर्स्ट क्या था कि उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेस्क्राइब किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी डच स्पीकिंग लोग हैं या फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उनके जो मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट किए जाएंगे सेंट्रल लेवल पे वो इक्वल होंगे। साथ साथ में कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए जो कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से उनको सपोर्ट करता था। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे किसी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने की सवाल है, क्योंकि सबको क्या इक्वल वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो। इट मीन्स देयर विल बी नो सिंगल कम्युनिटी who will get more benefit, and there will be also no any single community which will ultimately make decision unilaterally. That was the first picture, or you can say that was the first element of Belgium model. Second is what कि यहाँ पे जो state government है they are not subordinate to the central government. That is the most important feature. And third क्या है कि ब्रसेल्स, that is the capital city of Belgium, उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था। मीन्स तो डच स्पीकिंग लोग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो दोनों इक्वल पार्टिसिपेशन करते थे ब्रसेल्स, जो कि एक कैपिटल सिटी है हमारे बेल्जियम का। साथ साथ में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अलग अलग तरह से गवर्नमेंट बनाने के साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेसिकली ये लोगों के विल से बनाई गई थी। लोग वहाँ पे उस गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट करते थे जो कि अपने अपने लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दे में भी डच, दे में भी फ्रेंच, दे में भी जर्मन स्पीकिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो रहते कहाँ हैं। एंड उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, और ये बेसिकली किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जो वहाँ पे लोग हैं। सो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट जो थी ये बेसिकली जो भी डिसीजंस लेती थी, उनके पास जो भी पावर था वो किसके रिगार्डिंग आता था, वो आता था कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। दैट वर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। और ये जो थे बाकी आपका सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनका फंक्शन क्या था कि वो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा नेशनल सिक्योरिटी हो गया या फिर नेशनल इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते थे बेल्जियम में। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। इन सबको देखने के बाद आप तो ये बोल सकते हैं कि बेल्जियम मॉडल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। बट हुआ क्या कि ये सारी सब स्टेप्स हमारे वहाँ की गवर्नमेंट लेने लगी, वहाँ के बेल्जियम लीडर्स लेने लगे। सो व्हाट हैपेंड क्या कि वहाँ जो एकदम सिविल वॉर चल रहा था या सिविल स्ट्राइक चल रहा था बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटी, वो अब बंद हो गया और उसको वो लोग जो कायरोश होने वाला था वहाँ कंट्री में बेल्जियम में, उसको स्टॉप कर दिए गए। दैट वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर बेल्जियम। मीन्स बेल्जियम में यहाँ पे वो सॉल्यूशन लिए। पर वहीं अगर आप बात करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंकन जो थे उन्होंने उसके उल्टा ही किया।
हमें पता है कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली 1948 में, मीन्स उस वक्त वो पूरी तरह से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1948 में। बट यहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटी थी, हमें पता है कि सिंघाला कम्युनिटी 70% थी, 70% थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी इंजॉय करती थी, उनके विल से वहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी। दैट्स वाई वो जो भी पॉलिसीज बनाते थे वो अपने फेवर में बनाते थे, चाहे वो उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट जॉब्स लेना हो। एंड इसकी वजह से हुआ क्या कि जो अदर लोग जो थे, जो कि श्रीलंकन तमिल्स थे या जो इंडियन तमिल्स थे, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटी में अच्छे यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई क्या हो गया कि एक एलिनेशन का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया इन बिटवीन द श्रीलंकन तमिल्स एंड इन बिटवीन द संघाला। सो व्हाट हैपेंड कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने इस बात को फील किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है अगेंस्ट गेटिंग द क्रिएटिंग द जॉब और गेटिंग द जॉब एंड ऑल्सो गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो दैट्स वाई व्हाट दे डिड कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और उनके बीच का जो रिलेशन था बिटवीन द सिंघाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी, ये बहुत ही बुरा हो गया, मीन्स इट बिकम वेरी पुअर। एंड दैट्स वाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एक पार्टी और स्ट्रगल रिकॉग्नाइज किया, एक एक पार्टी फॉर्म की, जिसके अगेंस्ट, जिसके मुताबिक वो लोग क्या किए कि जो सिंघाला कम्युनिटी थी उनके अगेंस्ट जाने लगे और उन्होंने एक अपना तमिल जो था उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और उन्होंने अपनी रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की डिमांड करने लगे इन एजुकेशन, इन जॉब्स। बट हुआ क्या कि जो हमें पता है सेंट्रल लेवल पे कौन थे, सिंघाला थे, और उनके फेवर में सब कुछ किया जा रहा था, तो उनके डिमांड को बार बार डिनाइड किया जा रहा था जो श्रीलंकन तमिल्स थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा उनके बीच में केओस क्रिएट हो गया कि लास्ट में फाइनली उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट था वो सिविल वॉर में क्रिएट हो गया। और जब सिविल वॉर होता है तो हमें पता है कि जब सिविल वॉर किसी भी कंट्री में होता है तो उसकी वजह से जितने भी चाहे वो उसमें जो सोल्जर्स हो या जो कॉमन पीपल हो सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से सिर्फ श्रीलंकन्स को प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़े, बाकी जो सिंघाला थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जिसमें से आपको पता चलेगा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे दोनों कम्युनिटी से मारे गए। कुछ कम्युनिटी, कुछ फैमिलीज तो कंट्री को छोड़ के भी चली गई एज ए रिफ्यूजी, और कुछ ऐसी भी थी वहाँ पे फैमिली जो कि अपनी लाइवलीहुड्स को लॉस कर दी। एंड फाइनली हुआ क्या कि सिविल वॉर जो था 2009 में खत्म हुआ एंड इट्स कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। बट यहाँ पे इतना कुछ हो गया फिर भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाएं। वो यहाँ पे अगेन एंड अगेन कौन सी रूल ला रही है, मेजोरिटेरिज्म का कंसेप्ट ला रही है। मीन्स सिंघाला कम्युनिटी ही यहाँ पे अपनी सुपरमेशी दिखाना चाहती है एंड दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा है, बहुत लोगों को अपनी घर लॉस करना पड़ा, बहुत लोग मारे गए। बट वहीं अगर आप बेल्जियम की स्टोरी में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि फाइनली जो वहाँ पे कायोस था, वो जो सिविक स्ट्राइप हो रहा था बिटवीन टू कम्युनिटी, वो सॉर्ट आउट हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज, हम लोगों ने देखा कि दोनों कंट्रीज तो डेमोक्रेसी है, बट उन दोनों का जो कंसेप्ट है पावर शेयरिंग का, उन्होंने अलग अलग तरह से सॉर्ट आउट किया है। जैसे अगर आप बेल्जियम में देखें तो आपने क्या देखा कि जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि किसी भी कंट्री में, हमारे कंट्री में अगर यूनिटी हमें रियलाइज़ करना है यूनिटी का, तो हमसे सबसे पहले लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के इंटरेस्ट को समझना होगा, और उस बेसिस पे हम कोई भी प्रोविंशंस ला रहे हैं तो उसको इस तरह से करना चाहिए ताकि सब लोग अपनी फीलिंग्स वहाँ पे दर्शा सके, सब लोग के कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सो जाता है। दैट्स वाई इसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हुआ फॉर द पावर शेयरिंग। बट वहीं अगर आप श्रीलंका में देखें तो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है दैट वाज द सिंघाला, वो जबरदस्ती, मतलब बोल सकते हैं जबरदस्ती फोर्स करती है श्रीलंकन तमिल्स को और उनके ऊपर डोमिनेंस जमाती है कि वो उनके ऊपर कमांड करेगी एंड दे रिफ्यूजेस टू शेयर पावर। वो नहीं चाहते कि हम पावर शेयर करेंगे क्योंकि वो डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं to the Sri Lankan Tamils, and that cause undermine the unity of the country. So which is better, power sharing is better, or those country which is not sharing power? Definitely power sharing is better because it helps in avoiding conflict और chaos। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वजह से कितनी ज़्यादा ड्रॉबैक्स दिख रही है। तो इनको देखने के बाद अगर हम लोग बात करें कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल,
सो इन दोनों को समझने के लिए हम 2 पॉइंट से समझ सकते हैं. फर्स्ट इज दैट पावर शेयरिंग इज गुड. वाई? बिकॉज ये जो कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी सोशल ग्रुप्स में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. एंड सेकेंड क्या कि किसी भी डेमोक्रेटिक रूल में हमें पता है कि पावर शेयरिंग जो है ये अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है. इट मे अफेक्ट विद दोज हु इज एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड ऑल्सो हु इज लिविंग इन दैट कंट्री, मीन्स उस कंट्री में जो रह रहे हैं या जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं. दैट्स वाई अगर वहाँ पे हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो अगर उन दोनों लोग जो अलग अलग कम्युनिटी है वो अपनी पावर्स को अपनी बातों को शेयर करते हैं तो उनके कंसल्टेशन से हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे बेटर गवर्नेंस होगा. इट मीन्स क्या कि वहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे वो सबके फेवर में लिए जाएंगे. तो स्वाभाविक बात है कि जो पावर एक्सरसाइज करने वाला है या जिसके ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है किसी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा. सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस टू, हम पहला बोल सकते हैं कि जो पहला सेट ऑफ रीजंस है वो प्रूडेंशियल है, वाइल जो सेकेंड है वो मोरल है. पहला किसके बारे में स्ट्रेस कर रहा है? पहला स्टेट कर रहा है बेटर आउटकम के बारे में. एंड वही जो आपका सेकेंड है दैट इज द ये आपका मोरल वाला, वो किसकी तरफ एक्ट कर रहा है कि जो पावर शेयरिंग है इट शुड बी एक्ट एज वैल्यूएबल. मीन्स ये एक तरह से वैल्यू की बात कर रहा है. वही जो आपका फर्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहा है. इट मीन्स वो बेटर आउटकम के बारे में सोच रहा है. फर्स्ट इज थिंकिंग अबाउट बेटर आउटकम एंड सेकंड इज थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एनी कंट्री. मीन्स लोगों के वैल्यू के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सो बिफोर लेट अस अंडरस्टैंड दिस इमेज. व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग? ये कल क्या बोल रही है? कल बोल रही है कि सिंपल डेफिनेशन हमारे पास है. पावर शेयरिंग पावर मीन्स डिवाइडिंग पावर्स. इट मीन्स वीकनिंग द कंट्री. सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग? हम क्यों बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे हम शेयर पावर करते हैं तो यहाँ पे पावर तो डिवाइड कर रहे हैं ना, और जब पावर डिवाइड होगा तो वीकेंड हो गया. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसको समझते हैं. सो मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी थिंक कि पावर शेयरिंग इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर एंड डिवाइडिंग पावर इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री. एंड अर्लियर टाइम में सिमिलर व्यू यही सोचा जाता था कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे कंट्री को वीक करेगा. जैसे जो किंगडम्स होते थे या जो राजा महाराजा होते थे उनका प्रोस्पेक्टिव यही होता था कि अगर हम जहाँ पावर शेयर करेंगे सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे और जिसकी वजह से हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और हमारा जो कंट्री है वो वीकन हो जाएगा. बट जैसे ही डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, यहाँ से चेंजेस और जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे वो चेंजेस, उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए. उन्हें ये बात फील हुआ लोगों को कि पीपल शुड रूल, और वो वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने लगे जहाँ पे उन्होंने बात किया कि हर लोग के पास अपनी वॉइस है फॉर द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. एंड इवन इन एनी डेमोक्रेसी political power is very important and it should be distributed among all the citizens. That's why with the time to time ये जो concept है that was the sharing power is equal to dividing power is equal to weakening the country, ये गलत हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग चाहिए वहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है. हमें डेमोक्रेसी का सिंपली डेफिनेशन पता है. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. तो यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. एक सेंटर पे रह के सारी प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते हैं, राइट? सो व्हाट कैन वी सी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? पावर शेयरिंग कैन बी टेक मेनी फॉर्म्स. फर्स्ट क्या कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं. वाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों ऑर्गन है ना ये सेम प्लेस पे रखे गए हैं, बट इनका जो पावर एक्सरसाइज करने का जो क्षमता है वो डिफरेंट है. जैसे लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी उसको चेक करता है, राइट? So that's why it is called as the horizontal distribution of power. And second जो है वो है power can be shared among government at different levels. जो different level होता है like सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल, सो इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट जो होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे हम लोग सेंटर, फिर हमारा स्टेट एंड फिर हमारा लोकल बॉडी आ रहा है, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है. मीन्स यहाँ पे पावर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहा है. थर्ड क्या बोल सकते हैं कि पावर में ऑल्सो बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. लाइक हम लोग देखे थे बेल्जियम में कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लेवल पे लोग थे वो अपने विल से उस गवर्नमेंट को फॉर्म करते थे. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, दैट इज द
power is also shared among different groups, social groups, like on the basis of religious and linguistic groups, because इसकी वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी बहुत फायदा होगा और वो भी पावर शेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फोर्थ इसकी फॉर्म क्या है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। लाइक हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर एक अलायंस फॉर्म करती है और जब वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, और अगर लक से वो इलेक्ट होती है, जीत जाती है, तो वहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है, एंड दैट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक की why these all four topics are important, so you should understand कि ये जो हमारा डिफरेंट पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या हम लोग ग्रुप ऑफ या कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके पावर शेयर करते हैं, तो इससे हमें एक बात समझ में आता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना हो किसी भी लॉ के, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंट्री में कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, या फिर वहाँ पे एक को फ़ायदा मिल रहा है एक को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए दैट, और ये जो आपको मैंने 2 पॉइंट बताया, इसको रोकने के लिए पावर शेयरिंग जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स। So this is all about this chapter. I hope you all guys understand. Thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.